मैं आपको मोहम्मद गजनवी के 3 आक्रमणों के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको उसके चौथे आक्रमण के बारे में आपको बताऊँगा। चौथा आक्रमण उसने किया था 1005 ईस्वी में। 1005 ईस्वी में उसका आक्रमण मुल्तान के ऊपर था और मुल्तान में एक करमाथी संप्रदाय हुआ करता था। उस करमाथी संप्रदाय का शिया शासक था फतेह दाऊद। फतेह दाऊद क्योंकि शिया शासक था, इसलिए मोहम्मद गजनवी उससे नफरत करता था। उस मुल्तान राज्य को फतह करने के लिए, उस मुल्तान को जीतने के लिए 1005 ईस्वी में उसका चौथा हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण होता है। मुल्तान के ऊपर आक्रमण करने से पहले महमूद उस आनंद शाही वंश, उस जो हिंदू वंश था, भारतीय वंश था, उससे रास्ता मांगता है। जयपाल की मृत्यु हो जाती है। उनके पुत्र जो आनंदपाल अब गद्दी संभाल रहे हैं, उनसे महमूद ये कहता है कि मुल्तान के ऊपर आक्रमण करने के लिए रास्ता दे दीजिए। आनंदपाल रास्ता देने से इनकार कर देते हैं। मुझे इस बहादुर शासक की हिम्मत के ऊपर फक्र होता है कि बार बार पराजित होने के बावजूद भी महमूद की असीम शक्ति को जानने के बावजूद भी ये वंश भारत के अंदर इन आक्रांताओं को घुसने देने के लिए तैयार नहीं होता। आनंदपाल रास्ता नहीं देते। आनंदपाल दोबारा उसका रास्ता रोकते हैं, किंतु आनंदपाल पराजित हो जाते हैं। पराजय के बाद गजनी की सेना मुल्तान के अंदर प्रवेश करती है। मुल्तान के अंदर फतेह दाऊद पराजित हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। मुल्तान की जनता के ऊपर, मुल्तान के शहर के ऊपर 20,000 दिरहम का जुर्माना महमूद गजनवी लगाता है। 20,000 दिरहम का जुर्माना महमूद गजनवी इस मुल्तान के ऊपर लगाता है और वहाँ पर नौशा शाह नामक एक व्यक्ति को वहाँ का अब शासक बनाया जाता है। नौशा शाह के बारे में मैं आपको बता दूँ, नौशा शाह का असली नाम सुखपाल है। मोहम्मद गजनवी और ये सुखपाल जो है ये जयपाल के ही परिवार का है और ये मोहम्मद गजनवी इसको मुसलमान बना लेता है। मुसलमान बनाने के बाद इसको मुल्तान का शासन सौंप देता है। 1005 में मुल्तान का शासन अब नौशा शाह के पास चला जाता है और वहाँ का शासन बनाने के बाद 1005 में ये मोहम्मद गजनवी वापस गजनी लौट जाता है। ये उसका चौथा आक्रमण होता है। उसके बाद उसका पांचवा जो आक्रमण है 1006 ईस्वी में है और 1006 ईस्वी में वो दोबारा मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है। यानी कि 1005 में भी उसका आक्रमण मुल्तान के ऊपर होता है और 1006 में भी वो मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है। इसका कारण ये है कि नौशा शाह यानी कि जिसका नाम वास्तविक नाम सुखपाल था, उस जैसे ही महमूद वापस गया, सुखपाल की अंतरात्मा ने उसको कचोटा। उसको ये लगा कि उसको जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया है। उसने उस इस्लाम को त्याग दिया और जितने भी मोहम्मद गजनवी के जो पदाधिकारी थे उसको उन सबको उसने अपने राज्य से निकाल दिया और इस तरह मुल्तान में पुनः भारतीय शासन स्थापित उसने कर लिया। परंतु जैसे ही महमूद गजनवी को इस बात की सूचना मिली कि मुल्तान के उस शासक ने इस्लाम छोड़ दिया है और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है, दोबारा मुल्तान के इस सुखपाल को दंडित करने के लिए उसके ऊपर 1006 में वो आक्रमण करता है। सुखपाल मुकाबला नहीं कर पाते, वो बंदी बना लिए जाते हैं। 4 लाख दिरहम का जुर्माना उनको देना पड़ता है। 4 लाख दिरहम के बाद थोड़े समय के बाद ही वो उनका अंत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो चौथा और पांचवा जो आक्रमण है वो मुल्तान के ऊपर होता है। 1005 में चौथा आक्रमण है फतेह दाऊद के ऊपर और उसके बाद 1006 में महमूद का आक्रमण 1006 में भी मुल्तान के ऊपर है। अब सिर्फ शासक का अंतर है। अब के बाद जो सुखपाल जो शासक है उनके ऊपर उसने आक्रमण किया, उनको पराजित करने के बाद ये मुल्तान भी अब महमूद के शासन का एक भाग बन जाता है। उसके बाद आइए छठा आक्रमण 1008 ईस्वी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है। भारतीय इतिहास के पृष्ठों में इस आक्रमण का जिक्र बहुत कम होता है, जबकि भारत का वो पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ये 1008 का वो युद्ध है जिसमें कि समूची भारतीयता, समूची भारतीय शक्ति विदेशी आक्रांताओं को रोकने के लिए एकत्र हुई थी। 1008 में
आनंद पाल को दंडित करने के लिए दोबारा महमूद आगे बढ़ता है। महमूद ये अच्छी तरह जानता है कि उत्तर भारत में घुसने के लिए, मैदानी भागों में घुसने के लिए आनंद पाल को निर्णायक रूप से पराजित करना पड़ेगा। अभी तक भी 1008 तक भी महमूद सिर्फ मुल्तान से आगे नहीं बढ़ पाया है, वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाया है। वो उत्तर के मैदान जो उसको बराबर आकर्षित करते हैं, भारतीय मंदिरों का जो वैभव है उसको बराबर आकर्षित करता है, परंतु वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए अपनी लूट की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महमूद के लिए जरूरी था कि वो आनंद पाल को निर्णायक रूप से पराजित करे। और इसी अपने उद्देश्य के लिए 1008 में वो आनंद पाल के ऊपर आक्रमण करता है। वो 1008 में वो आनंद पाल की ओर रवाना होता है, भारत की ओर रवाना होता है। पर इस बार इस वंश की सहायता के लिए उज्जैन के परमार, कालंजर के कलचुरी, कन्नौज के राठौर, दिल्ली अजमेर के चौहान जैसे शक्तिशाली शासकों ने अपनी सेनाएं इस आनंद पाल की सहायता के लिए भेजी थी। पहली बार एक संगठित भारत एक झंडे के लिए एकत्र हुआ था और ये एक राष्ट्रीय युद्ध था। इस राष्ट्रीय युद्ध में उत्तर भारत की महिलाओं ने अपने जेवर तक बेचते थे, अपने सोने चांदी के जेवर बेचे थे, जेवरात बेचे थे। उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो आनंद पाल के पास सेना के लिए गया था। हम कह सकते हैं ये पहला राष्ट्रीय युद्ध था। तो इतनी बड़ी भारतीय सेना जयपाल के पास एकत्र हुई थी। इसके साथ साथ जो खोखर थे, करीब 30,000 खोखर जो पंजाब की बहादुर जाती थी, वो भी जयपाल की, इस आनंद पाल की मदद के लिए आ खड़े हुए थे। जयपाल ने आनंद पाल मुकाबला करने के लिए युद्ध के मैदान में दोबारा एकत्र हो गए। दूसरी तरफ जो महमूद गजनवी था वो भी युद्ध की अपनी तैयारी करने लगा। 40 दिन तक दोनों फौजें आमने सामने पड़ी रही। हिंदुओं की शक्ति निरंतर बढ़ रही थी, भारतीयों की शक्ति निरंतर बढ़ रही थी, क्योंकि उत्तर भारत से निरंतर जो सहायता मिल रही थी, सैनिकों की सहायता मिल रही थी, उसके कारण सैनिक जो सैनिक शक्ति थी वो भारत की लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बात से घबरा के महमूद ने आक्रमण करने का निश्चय किया और 6000 तीरंदाजों को उसने आक्रमण करने के लिए भेज दिया। महमूद का आक्रमण निश्चित रूप से बहुत आक्रामक था। वीर जो खोखर थे, जो कि आनंद पाल की ओर से युद्ध मैदान में उतरे थे, उन्होंने बहादुरी से इस तुर्की सेना का मुकाबला किया था और कहते हैं 5000 तुर्क काट दिए थे। परंतु युद्ध अभी ही रुका नहीं था, युद्ध का फैसला अभी नहीं हुआ था। भारतीय युद्ध पद्धति की एक बहुत बड़ी कमी थी। हमारे शासक हाथी पे बैठ के युद्ध लड़ते थे। आनंद पाल भी हाथी पे बैठ के युद्ध लड़ रहे थे, बहुत दूर से दिखाई दे रहे थे। युद्ध के अंदर तीरों की बौछारों से, हथियारों की बौछारों से आनंद पाल का हाथी घायल हो गया और वो पलट गया। पलटने का मतलब है वो वापस मुड़ गया और युद्ध मैदान से भागने लगा। भारतीय सेना ने देखा कि भारतीय राजा भाग रहा है, तो सेना ने भी भागना शुरू कर दिया। जो हमारी जो मुकाबला करने की प्रतिरोधक क्षमता थी वो हाथी के भागने के साथ ही समाप्त हो गई। भागती हुई भारतीय सेना का महमूद ने रात दिन पीछा किया। कहते हैं कि करीबन 20,000 भारतीय उसी दिन मार दिए गए थे। आगे भी चल के उसने आगे बढ़ के उसने भीमनगर के ऊपर आक्रमण किया। भीमनगर कौन सा था इसके बारे में इतिहासकारों में थोड़े मतभेद है। कुछ लोगों की जानकारी में ये नगर कोट हो सकता है, परंतु भीमनगर के जो दुर्रक्षक थे 3 दिन तक उसका मुकाबला किया था। अधिकांश जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उसका मुकाबला करने की कोशिश की थी, परंतु भीमनगर अपनी रक्षा नहीं कर पाया। ये जो छठा युद्ध था जो बहुत भयंकर था। कहना चाहिए कि सिंधु से नगरकोट तक का इलाका अब महमूद के पास चला गया। बहुत भयंकर मारकाट इस इलाके में की, बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार किया गया, जनसंहार हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी लूटी गई। और इस लूटमार के बाद वो 1008 में वो वापस गजनी लौट गया, पीछे एक दर्दनाक भारत छोड़ गया। आनंद पाल जो युद्ध भूमि से भाग गए थे, यानी ये तो मैं ये शब्द यूज नहीं करूँगा, वो भाग गए थे, उनकी सेना पराजित हो गई थी, इसलिए उनको युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी थी। उनका हाथी पलायन कर गया था, इसलिए उनको युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी थी। एक है आनंद पाल महमूद के जाने के बाद दोबारा अपनी राजधानी नंदना आए थे और उन्होंने दोबारा अपनी संधि को, अपनी जो शक्ति थी उसको संगठित करने की कोशिश की थी,
परंतु अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो इतनी बड़े जनसंहार के बाद अपनी सेना को संगठित कर सकते। थोड़ी समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह 1008 का जो ये पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, जिसके बारे में इतिहासकारों ने बहुत कम लिखने की कोशिश की है, निश्चित रूप से ये वो युद्ध था जिसमें भारत समुचित रूप से एक झंडे के नीचे आक्रामकों को रोकने के लिए लड़ा था, परंतु पराजित हो गया। पराजित जरूर हुआ, परंतु भारत अभी हारा नहीं था। महमूद का मुकाबला करने के लिए अभी उत्तर भारत के बहुत से राजा तैयार थे।